नमस्कार, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की विषय गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कल मैंने आपको इस प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताया था, अगर आपको वो परिभाषा या उस संख्या के बारे में आपको ज्ञान है, आपने अगर पढ़ा है, तो ये 1.1 प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। चलते हम 1.1 की ओर से। पहला सवाल क्या लिखा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो इसके अंदर पहले आपको परमेय संख्या के बारे में जानना जरूरी है कि परमेय संख्या क्या है। क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान यहाँ पर लिखा है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी Q का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बताऊंगा। इसके अंदर 3 बातें हमें समझना जरूरी है। पहला आया है, देखो ये परमेय संख्या। परमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपको परिभाषा बताया, आज वापस बताऊंगा। फिर आया P बटा Q के रूप, क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आया इसके पूर्णांक। इस पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, ये भी हम बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको मालूम है, एक बार आप विचार कीजिए कि परमेय संख्या क्या है, आपने क्या सोचा, और फिर आप पूर्णांक के बारे में सोचिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, वो आपने कौन कौन सी संख्या पूर्णांक के अंदर लिखी है। फिर हम इसको सवाल को हल करते हैं। हमारे पास लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है। अब हमारे पास शब्द है परमेय संख्या। बताओ परमेय संख्या किसे कहता है। परमेय संख्या, परमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसे हमें अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी परमेय संख्या किससे कहते हैं कि वह संख्या जो हमें क्या है अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और हर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये लिखा है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी अंश हमारे पास P आ गया और हर हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया। तो ये Q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर Q का मान हम 0 ले आए, तो मैंने आपको बताया 3 बटा 0 करा, तो 3 के अंदर 0 का भाग दो तो कभी 3 आता ही नहीं है। इस कारण Q का मान क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ये हो गया हमारे पास परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, समझ गए कि इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हमें क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बताया ना कि पूर्णांक किसे कहते हैं कि ये 0 है, इधर की संख्या प्लस की होती है और इधर की संख्या क्या होती है, माइनस की होती है, ये माइनस की। वह सम संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक होती है, यानी कि सभी वह संख्या जो प्लस की होती है और माइनस की होती है, उसको पूर्णांक कहते हैं। अब परमेय संख्या की ओर चलते हैं। तो परमेय संख्या क्या है, अंश बटा हर होता है ना, तो P बटा Q, यानी कि P का मान 3 भी हो सकता है, Q का मान -4 भी हो सकता है, इधर -5 भी हो सकता है, इसका -6 भी +6 भी हो सकता है। तो इस प्रकार की यह संख्या होती है परमेय संख्या। अब हमारे पास सवाल क्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या हमें बताना है कि शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम शून्य के बारे में बताते हैं कि शून्य एक परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो परमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि परमेय संख्या का अर्थ क्या होता है, ये लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, अंश बटा हर के रूप में। हर लिखा है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास यह शून्य लिखा है, तो हम ये लिखेंगे P बटा Q, P बटा Q। तो ये लिखेंगे P बटा Q, यानी कि शून्य के बारे में पूछा है तो हमारे पास P का मान क्या हो जाएगा, 0, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q और P ये पूर्णांक है, तो Q का मान आप क्या ले सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। P का मान 0 है तो इसका मान -5 भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 0 लिखा तो नीचे आप 100 भी लिख सकते हो। यहाँ अगर ऊपर अंश में 0 लिखा, नीचे आपने -7 लिखा, ये भी लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो, बटा 1 में करके ये लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो हर लिखा वो पूर्णांक है, प्लस की भी संख्या हो सकती है और माइनस की भी संख्या हो सकती है। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो बताइए इस संख्या को हर अंश में हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ये देखो संख्या अंश बटा हर के रूप में, 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 कितनी भी संख्या आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो इसका पहला उत्तर क्या हो गया, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि संख्या है, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके
P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा है, क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? दूसरे में हाँ, यहाँ लिखोगे हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिख सकते हैं? ये देखो लिखा P बटा Q 0/2, 0 माइनस बटा और 0/100, 0/-7 और 0/1 और 0/-5, ये सब क्या है? P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 एक क्या है? परमेय संख्या है। तो हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। हाँ, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने P बटा Q के रूप में लिखा। अब आप समझ गए कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में लिखना। और P बटा Q के रूप में क्या होगा? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो हमने 0 माना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे ऐसे कि 0/3 करेंगे ना, तो आपको मालूम है गलत हो जाएगा, क्योंकि 0/0 अपरिभाषित थी, 0/5 अपरिभाषित है, 0/7 या 0/0, ये जो नीचे हर के रूप में जो 0 होता है ना, वो अपरिभाषित होती है, उसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हर होता है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। ये 7 लिख दो, नीचे 0 लिख दो। तो जैसे 0 आ जाता है उसको हम पूर्णांक नहीं मान सकते, क्योंकि ये लिखा है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये सवाल पहला कंप्लीट हुआ है। अब दूसरे की ओर चलते हम। दूसरा लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो ये हमारे पास लिखा परमेय संख्या। परमेय संख्या का अर्थ होता है कि अंश बटा हर, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। देखो 3 और 4 है, 3 और 4 को क्या मैं अंश बटा हर के रूप में लिख सकता हूं? अंश बटा हर। तो 3 बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 अंश बटा हर, अंश बटा हर, ये लिखा 4। क्या इसको 3 बटा, या हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं। तो ये 3/1 और ये 4/1 है। अब कहता है इनके बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो 6 परमेय संख्या ज्ञात करते, ये लिखा हमने 3 और यहाँ लिखा 4। अब देखो परमेय संख्या होती है ना, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, कितनी भी परमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यह 3 और 4 लिखा है, इसके बीच में ही परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा था समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि कोई भी भिन्न हमारे पास है, ये मान लीजिए भिन्न है 3/5 भिन्न है, इसको आप किसी भी संख्या से गुणा करो, अंश हर को, या भाग दो, तो इस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं अंश हर को 7 से गुणा कर लेता हूँ, तो 7 या 21, 7 35। अब देखो भिन्न तो हमारे पास 3/5 है ना, तो इस 7 का भाग वापस 3 हो जाता है, इसमें 5 हो जाता है, तो वापस 3/5 हो जाता है। तो कोई भी संख्या होती है ना, उसको हम संख्या अंश हर को समान संख्या से गुणा करते हैं ना, तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3/3 और 4 को हम क्या करते हैं? समतुल्य भिन्न में लिखते हैं। समतुल्य भिन्न में लिख के इस सवाल को हल करेंगे। अब देखो समतुल्य भिन्न कैसे लिखते हैं? ये लिखेंगे 3 और 6 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम ये लिखेंगे परमेय संख्या के रूप में, परमेय संख्या के रूप में। ये आगे हमारे पास पहले 3 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 4 है। इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब इसको परमेय संख्या बनानी है, तो हम ये क्या कर सकते हैं? अंश में हर को किसी भी संख्या से गुणा कर लो। आप 5 से गुणा कर लो, इधर भी 5 से गुणा कर लो। अगर 5 से गुणा नहीं करना चाहते हो तो आप 6 से भी गुणा कर सकते हो। 6 से गुणा नहीं करना चाहते हो तो आप 7 से भी गुणा कर सकते हो। इसको भी 6 से गुणा कर सकते हो, इसको भी 7 से गुणा कर सकते हो। अपनी इच्छा अनुसार कितनी कोई भी कैसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। एक ऐसा सवाल है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 3 और 4/1 को क्या करते हैं? अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संख्या से गुणा करके समतुल्य भिन्न बनाते हैं। चलो हम समतुल्य भिन्न बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं समतुल्य भिन्न? अब मैंने बता दिया, ये लिखा समतुल्य भिन्न 3/1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 को देखो मैं इंटू करता हूँ, 7 से इंटू कर लो। और 4 है, 4 को मैं क्या करता हूँ? इसको भी 7 से इंटू कर लेता हूँ।
तो 728 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 7/21/7 व 28/7। ये हमने क्या कर लिया, इसको समतुल्य भिन्न मान लिया, यानी इसको हमने इंटू कर दिया। तो हमारे पास ये पद आ गया 21/7 व 28/7। अब 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या होती है, ये नंबर लाइन खींचो आप। ये लिखा आपने 21, यहाँ लिखा 28, बट्टे में क्या लिखोगे 7। तो बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 21 की जगह क्या आएगा 22 आ गया, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ये हमारे पास ये परमेय संख्या आ गई। अब आप पूछोगे कि आपने 7 से गुणा क्यों किया। आप किसी से भी संख्या से गुणा कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपने 7 से इंटू किया तो आपके दूसरे दोस्त ने वो 10 से भी गुणा कर सकता है। यह लिखा हमने 3 × 10/10 और 4 × 10/10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30/10 और ये हो जाएगा हमारे पास 40/10। तो बीच की संख्या क्या होगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। ऐसे करते करते आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने 10 से गुणा किया, आप और भी संख्या से गुणा कर सकते हो। आप चाहो तो देखो 3 इसको आप इंटू कर सकते हो, 9 से भी इंटू कर सकते हो, और 4 × 9 इंटू कर सकते हो 27/9 और ये हो गया 36/9। तो 27 और 36 के बीच में कौन सी संख्या होती है वो लिख सकते हो आप 28/9, 29/9, 30/9, 31, 32, 33, 34 ऐसे 35 तक आप जा सकते हो। तो इस प्रश्न के अंदर हमने ये सीखा है कि अगर आप मान लीजिए 7 से इंटू करते हैं और आपका कोई दोस्त है वो 8 से इंटू करता है और उसका अगला दोस्त वो 9 से इंटू करता है और तीनों के उत्तर आते हैं अलग अलग आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना है कि मेरा सही है या उसका सही है, उसका सही है। तीनों के सवाल सही है, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या हो सकती है। दो संख्याओं के बीच में हम हजारों संख्या परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि वो किस प्रकार के सवाल हल कर रहा है। हमें 6 संख्या पूछिए तो हम अंश विहर को 25 से इंटू भी कर सकते हैं, 9 से भी इंटू कर सकते हैं, 7 से भी इंटू कर सकते हैं और 11 से भी इंटू कर सकते हैं, 15 से भी इंटू कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका उत्तर ये हो गया हमारा। अब चलते आगे। ये लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो परमेय संख्या देखो 3/4 है और 4/5 है। मैंने आपको बताया ना कि परमेय संख्या एक तो हमारे पास आ गई 3/5 और दूसरा आ गया हमारे पास 4/5। अब इसको क्या करते हैं समतुल्य भिन्न में बदलते हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है अंश हर को एक निश्चित संख्या से इंटू करना, दोनों को समान संख्या से इंटू करना। मान लीजिए मैं इसको 6 से इंटू कर देता हूँ, 7 से इंटू कर देता हूँ, 10 से इंटू कर देता हूँ, तो आप कोई भी ले सकते हो। देखो 5 से भी इंटू कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। अगर आपने 5 से इंटू किया और आपके एक दोस्त ने 6 से इंटू किया तो आप दोनों का उत्तर क्या आएगा अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आप 5 से इंटू करें वो 6 से इंटू करा और दूसरे ने अगर 7 से इंटू किया तो आप दोनों का उत्तर उससे भिन्न आएगा। इसने 8 से इंटू किया तो इसका भी उत्तर अलग आएगा, इसका भी उत्तर अलग आएगा, इसका भी आंसर अलग आएगा। तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए ये नहीं है कि वो 5 से इंटू करे तो आप 5 से इंटू करो, 10 से इंटू करे तो आप भी 10 से इंटू करो। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं इंटू कर सकते हैं। मैं मान लीजिए 10 से इंटू करता हूँ, ये 10 से इंटू कर लिया तो इसका मान क्या हो गया हमारे पास 30/50 और ये आ गया हमारे पास 40/50। तो आप यहाँ क्या लिखोगे अंश में हर को 10 से गुणा करने पर, या तो आप ऐसा लिखो गुणा करने पर, या लिखो 3/4, 3/5 और 4/5 को समतुल्य भिन्न बनाने पर। तो समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं कि 3/5 है तो 3 का पहाड़ा लिखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और यहाँ लिखो 5 का पहाड़ा 15, 20, 25 और ये 30। ये लिखा है 4/5 तो ये लिखा 4/5, इसको समतुल्य भिन्न बनाओ। यहाँ 4 का पहाड़ा लिखो और यहाँ 5 के नीचे 5 लिखा है तो 5 का पहाड़ा लिखो, ये समतुल्य भिन्न बन गई आपकी। अब आप इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप ये संख्या ले सकते हो, कोई भी एक संख्या ले सकते हो आप इसका, लेकिन हर क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे कि 25 है या 25/30 हो सकता है, 24/30 हो सकता है, तो आप हर बराबर होना चाहिए। जैसे हर बराबर होता है तो आप सवाल को हल कर सकते हो। यहाँ देखो हमने हर बराबर कर दिया तो ये हर बराबर हो गया। तो हमने क्या लिखा अंश में हर को 10 से गुणा करने पर, तो हमारे पास 30/50 और 40/50
50 आ गया। तो 30 और 40 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है? 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50, 35/50 और 36/50। ऐसे करते 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 आप कहाँ तक जाओगे? 39/50 तक जाओगे। तो ये आपका हो गया है। अगर आपने सोचा कि भी मैं 10 से इंटू नहीं करूँगा, मैं किसी दूसरी संख्या से इंटू करूँगा, तो आप यहाँ 10 जगह हमने इंटू किया ना, कि हमने यहाँ 10 की जगह इंटू किया, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो? अपनी इच्छानुसार अंश में हर को मैं यहाँ कर देता हूँ 9 से इंटू करने पर, 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अंश में हर को आप 9 से इंटू कर दो, समतुल्य भिन्न बना दो 9 से इंटू करने पर। तो देखो यहाँ 9 से इंटू करता हूँ, यह 9 यह 9 इंटू यह 9 और यह 9, 9 30 27/45 और ये हो गया 36/45। अब बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? परमेय, बीच की परमेय संख्या तो 27 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32/45, 33/45 और 44/33, 34 और ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट 35 तक जाएंगे हम, 35/45। तो इसमें आप हजारों संख्या ज्ञात कर सकते हो। आप मान लीजिए आपके दोस्त ने सोचा कि भाई मैं ये 9 से इंटू नहीं करता हूँ, मैं दूसरी संख्या से इंटू करता हूँ, तो आप जरूरी नहीं है कि इस संख्या से इंटू करो, 9 से इंटू करो। आप चाहो तो इसे 7 से भी इंटू कर सकते हैं कि 7 से गुणा करने पर। तो 7 से गुणा करने पर आपके पास परमेय संख्या कौन सी आएगी? ये देखो, तो यहाँ लिखेंगे 7/7, 7/7, ये हो गया 7 या 21/35 और ये हो गया 728/35। तो बीच की परमेय संख्या कौन सी होगी? बीच की परमेय संख्या तो हमारे पास कौन कौन सी होगी? 21 है, तो यहाँ लिखो 22/35, 23/35, 24/35 और 25/35, 26/35 और 27/35। लास्ट कहाँ तक जाए? 28 तक है, तो 27 तक आ गया। कितनी? 5 हो गई। 1 2 3 4 5 6 संख्या ज्ञात कर ली। तो हमने ये सीखा कि परमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? समतुल्य भिन्न बनाते हैं। ये जो अंश हर है, हर को समान है, तो अब आप कहोगे कि ये 5 बराबर है, तो इसमें परमेय संख्या ज्ञात कैसे कर सकते हैं कि 3/5 है और 4/5 है, तो इनके बीच में कितनी परमेय संख्या होती है? अनंत परमेय संख्या होती है। अभी तो हम परमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, इसको क्या ज्ञात करते हैं? हर होता है ना, इसको समतुल्य बनाते हैं, यानी कि इससे बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे प्रकार से हमने 7 से गुणा किया, 8 से गुणा किया, 9 से गुणा किया और 10 से गुणा किया। तो देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात दिमाग में ये रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि इस संख्या के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे दोस्त ने इसका उत्तर ये आ रहा है, कक्षा में अध्यापक ने ये उत्तर बताया था और होशियार लड़का है उसका उत्तर ये आ रहा है। कोई बात नहीं, आप अपनी मन इच्छा अनुसार किसी भी संख्या से इंटू करके आप सवाल को हल कर सकते हो। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखिए, ये सत्य और असत्य बताइए। हमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है कि सत्य है या असत्य है। ये जो प्रश्न है, ये अगर आपको परिभाषा याद है तभी हल हो पाएगा। ये लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, ये हमने लिखा है प्राकृत संख्या। विचार करो, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है? अनंत तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? ये पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। 0 1 2 3 4 ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक, खत्म होती नहीं है। ये लिखा प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? देखो, हमें ये देखना है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के में शामिल होती है या नहीं होती। देखो, ये जो प्राकृत संख्या 1 2 3 है, ये इसके अंदर शामिल हो रही है। ये देखो, ये 1 से शुरू होकर यहाँ अनंत तक जाती है, ये 0 से शुरू होती है। पूरी की पूरी संख्या इसके अंदर आ रही है ना। तो इसका मतलब एक कथन क्या है? सत्य है। ये प्राकृत संख्या है, ये n, और पूर्ण संख्या इससे घेरा ये n। तो ये पूर्ण संख्या बड़ी होती है और प्राकृत संख्या इसके अंदर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का कथन क्या है? सत्य है। कथन
सत्य है। बताओ कथन सत्य क्यों है? कथन सत्य है क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक भाग है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आ जाती है, क्योंकि सब पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आ जाती है। ये तो हमारी भाषा में हुआ आ जाती है, और गणित की भाषा में क्या होगा कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही भाग है। तो हम ये दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक भाग है, यानी कि इसके अंतर्गत आता है, ये भाग है। तो हम ये कहते हैं कथन हमारा सत्य है। वापस देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इस कारण ये कथन सत्य है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अपूर्णांक किसे कहते हैं? देखो, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है इधर प्लस की संख्या होती है और इधर क्या होती है? माइनस की संख्या होती है। ये बीच में 0 लगा दिया, यहाँ 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, ऐसा प्लस की संख्या है, और इधर ये कौन सी संख्या है? माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अभी बताया मैंने, पूर्ण संख्या होती है हमारे पास 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। अब ये कहता है कि पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। अब देखो, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक z, और ये है हमारे पास पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या। अब ये बताओ, जो पूर्णांक होता है ना, ये पूर्णांक बड़ा गोला मान लेते हम। ये देखो, इधर भी माइनस की संख्या और इधर भी है प्लस की संख्या, और पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं होती है। क्या ये जो गोला है इसके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये बड़ा है। क्या ये गोला इसके अंदर आ सकता है? हाँ आ सकता है, ये छोटा है। तो ये छोटा वर्त इसके अंदर आ सकता है, और ये बड़ा वर्त है उसके अंदर नहीं आ सकता है। तो ये कहता है कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है? असत्य है। तो हम ये लिखेंगे, ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों? देखो, असत्य है। कारण क्या है? ये बड़ा गोला है और ये छोटा वर्त है, ये बड़ा वर्त है और छोटा वर्त है, और ये जो बड़ा वर्त होता है ना, इस छोटे वर्त के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब होता है कि पूर्णांक के अंदर संख्या बहुत सारी संख्या होती है, जबकि पूर्ण संख्या के अंदर कम संख्या होती है। कैसे? कि पूर्ण संख्या के अंदर सिर्फ प्लस की संख्या ही होती है, जबकि पूर्णांक के अंदर प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की भी संख्या होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कथन हमारा क्या है? असत्य है। कारण यह है, कथन हमारा असत्य है, क्योंकि बताओ, पूर्णांक के अंदर क्या होता है? दोनों में देखो, इस संख्या में अंतर क्या है? यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है, यहाँ प्लस की संख्या कम है, नहीं माइनस की संख्या है ही नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक व ऋणात्मक होती है, यानी कि प्लस माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल क्या होती है? पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, माइनस की नहीं होती। इस कारण कथन क्या है? असत्य है। या हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या शामिल होती है, न कि इसके अंदर पूर्ण संख्या के अंदर होती है। आ रहा है समझ में? अब लास्ट सवाल है हमारे पास, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये परमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और पूर्ण संख्या के बारे में बताया। परमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है परमेय संख्या। और पूर्ण संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ये भी परमेय संख्या क्या होती है? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और परमेय संख्या के अंदर देखो, वापस वो बात आ गई, परमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? परमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आ सकती है? देखो, 3/4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5/8 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, और ये लिख दो -3/1, और ये लिख सकते हो आप 0/-5 हो सकता है। जबकि पूर्ण संख्या कभी भी अंश बटा हर के रूप में नहीं होती है। पूर्ण संख्या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ क्या लिखोगे?
सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या लिखोगे, या इसका उत्तर ये लिखोगे, कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है। कथन असत्य, क्योंकि परमेय संख्याओं को अंश व हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, यानी अंश बटा हर होती है संख्या। और जबकि पूर्ण संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, केवल हर के रूप में एक ही लिख सकते हैं। है समझ में? ये क्या कह रहा है कि परमेय संख्या होती है वो अंश बटा हर के रूप में लिखता है, और पूर्ण संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इस कारण कथन क्या असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या को अंश हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जबकि पूर्ण संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका केवल हर के रूप में केवल एक ही लिख सकते हैं, यानी कि इसको हर को हम क्या लिख सकते हैं, एक मान सकते हैं, बाकी हर के रूप में हम कुछ नहीं मान सकते हैं। तो इस कारण हमारे पास ये है कि ये संख्या कथन क्या है, असत्य है। इस प्रकार से हमने ये सवाल कंप्लीट किया है। ये प्रश्नावली 1.1 हमने लगभग 4 सवाल पूरे कर लिए हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप बताना। और इस प्रश्नावली का सबसे निचोड़ है कि परमेय संख्या किससे कहते हैं, पूर्ण संख्या का अर्थ क्या होता है, और प्राकृत संख्या किससे व्यक्त की जाती है। ये अगर आपको याद होगा तभी आप सवाल हल कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रखना है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, और उसको समतुल्य बनाकर अनेक प्रकार की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में इसके में कि ये जो सवाल है हमारे पास, ये 3/5, 7/8, 21/35 लिखा है। 10 से गुणा कर सकते हैं। परमेय संख्या को हम बीच की परमेय संख्या ज्ञात करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंश व हर को समान बनाने के लिए किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर में देखो, जैसे कि मान लीजिए 3/4 है तो 7/7 से इंटू किया, आपने 8 से इंटू किया, फिर उत्तर किताब की उत्तरमाला देखी कि उत्तर तो आ ही नहीं रहा है, मेरा सवाल गलत हो गया। नहीं, सवाल गलत नहीं होगा, सवाल आपका सही है, क्योंकि परमेय संख्या होती है ना, दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। इस कारण आप किसी भी संख्या से गुणा करके उसको समतुल्य भिन्न बनाकर सवाल को हल कर सकते हो। और कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और कोई समस्या है तो आप बताइए। धन्यवाद।